वॉइस और बोर्ड क्लियर है, प्लीज कंफर्म कीजिए। हाँ शाबाश, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, आप कल हमने जो पढ़ा था उसके हवाले से हम थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहले बताइए, वॉइस क्लियर है? हाँ, तो चलिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे, मैं जिससे पूछूंगी जवाब वही देगा, ठीक है? हाँ, तो चलिए, अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन इनकी अदबी आगाज़ व इर्तिका में ताख़ीर हो जाती। ये ख़याल किसका है? सिंधिया जी, आप बताइए। लिसानियात के मुतल्लिक़ ये अक़वाल किसका है? मुझे बताइए। सिंधिया जी, आप बताइए। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन इनकी अदबी आगाज़ व इर्तिका में ज़रूर ताख़ीर हो जाती। हाँ, सुनीति कुमार चटर्जी का ये कॉल है, शाबाश। इसके बाद सोबिया, आप बताइए। ये किसने लिखा है कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के ज़माने में इसने फ़रोग़ पाया? किसने लिखा है ये? सोबिया। उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के ज़माने में इसने फ़रोग़ पाया। मोहिउद्दीन कादरी ज़ूर। नहीं तो मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर का ये कॉल नहीं है। उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के ज़माने में इसने फ़रोग़ पाया। ज़ेबा, आप बताइए। ज़ेबा बख्तियार, आप बताइए। हाँ, मीर अमन। मीर अमन, इतनी छोटी मिस्टेक्स आप क्यों करते हैं? हाँ, मीर अमन का ये कॉल है। इसके बाद आप बताइए। सोफिया, आप बताइए। सोफिया खातून। हिंदुस्तान की जदीद ज़ुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई। ये किसका ख्याल है? किसका कॉल है? हिंदुस्तान की जदीद ज़ुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई। किसका कॉल है? सोफिया। हाँ, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, शाबाश। और मुझे बताइए, मदिया देश की ज़ुबान को मगरिबी हिंदी का नाम किसने दिया है? आप बताइए। मोहम्मद यासीन रिजवी, आप बताइए। मदिया देश की ज़ुबान को मगरिबी हिंदी का नाम किसने दिया है? शाबाश। हाँ, ग्रेडसन ने। और सभी लोग मुझे जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। और आमे उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेज़ी से निकली है। ये किसका ख्याल है? शाबाश, इसका बताइए सभी लोग। आज़ाद। नहीं, आज़ाद का नहीं है ये। उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेज़ी से निकली है। ये मसूद हुसैन खान का कॉल है। ज्ञानचंद। ज्ञानचंद का तो सिर्फ खड़ी बोली को उर्दू का असल करार दिया है ज्ञानचंद जैन ने। यहाँ पे तो खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेज़ी से निकली है उर्दू। किसने बताया है? तो मसूद हुसैन खान का कॉल है ये। अच्छे से देखिए, देखिए ना पहले। क्लियर है सभी को? रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, आपको कंफ्यूजन होता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, फिर हम आगे बढ़े। हाँ, मुझे बताइए, जॉर्ज ग्रेडसन की जो तसनीफ है ना, लिसानियाती जायजा हिंद, इसको अंग्रेजी में हम कैसे क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बताइए।
लिसानियाती जायजा हिंद, इसको बताइए। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, शाबाश। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हाँ, हमें क्या पढ़ना है? हाँ, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिसानियाती जायजा हिंद, जॉर्ज ग्रेडसन की ये तसनीफ का नाम है। हमें क्या पढ़ना है? उर्दू का इब्तदाई जमाना, ठीक है। उर्दू का इब्तदाई जमाना। हाँ, शाबाश। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले इसका आगाज़ या इसकी इब्तिदा जो हुई है ना, उर्दू की, दक्कन में हुई है। इसका जो आगाज़ हुआ, तो सबसे पहले हम दक्कन से ही शुरुआत करें। इसको आप गौर से देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। अगर हम सबसे पहले देखेंगे दक्कन में उर्दू का आगाज़ व इर्तिका, दक्कन में अलाउद्दीन खिलजी और जो है मलिक काफूर के हमलों से उर्दू ज़ुबान के लिए राह हमवार हुई थी। दक्कन की मैं बात कर रही हूँ। दक्कन में अलाउद्दीन खिलजी, दक्कन में, यहाँ पर आपको ध्यान देने की थोड़ा ज़्यादा ही ज़रूरत है। दक्कन में अलाउद्दीन खिलजी, दक्कन में अलाउद्दीन खिलजी और मुल्क काफूर के हमलों से उर्दू ज़ुबान के लिए राह हमवार हुई। लेकिन सही मानियों में अगर हम देखेंगे इसकी तरक्की के इम्कानात इस वक़्त रोशन हुए जब शाह मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को अपना पाए तख्त बनाया और उलमाए फजीला और सूफियाए किराम की एक बड़ी जमात दिल्ली में मुंतकिल हुई। इतनी बड़ी आबादी के दक्कन में पहुंच जाने से नई अवामी जुबान को फलने फूलने का बेहतरीन मौका नसीब हुआ। तो दिख रहा है बोर्ड? हाँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करेंगे उर्दू का जो इब्तिदाई ज़माना है, सबसे पहले दक्कन में उर्दू ज़ुबान का आगाज़ हुआ था। जैसे कि हमने अभी बोला है, दक्कन में अलाउद्दीन खिलजी और, लिख लीजिए, दक्कन में अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर, दक्कन में अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के हमलों से उर्दू ज़ुबान के लिए क्या हुई? राह जो है हमवार हुई। लेकिन सही मायने में अगर हम देखेंगे इसकी तरक्की के इम्कानात इस वक़्त रोशन हुए जब शाह मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलत आबाद को अपना पाए तख्त बनाया और उलमाए फजीला और सूफियाए किराम की एक बड़ी जमात दहली से दक्कन में मुंतकिल हुई। इतनी बड़ी आबादी के दक्कन में पहुंच जाने से नई अवामी जुबान को फलने फूलने का बेहतरीन मौका नसीब हुआ। तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले उर्दू का आगाज जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो दक्कन में हुआ था उर्दू का आगाज, ठीक है। अगर हम बात करेंगे दक्कन में तसनीफ व तालीफ का बाकायदा जो सिलसिला बहमनी सल्तनत के कयाम के बाद शुरू हुआ है। बहमनी सल्तनत जो है, अगर हम बात करेंगे ये कब कायम हुई, किसी को पता है? बहमनी सल्तनत कब कायम हुई? ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इसके हवाले से बनते हैं। शाबाश। 1600 के इर्द गिर्द? नहीं, मुझे इतना आगे कहाँ चली गई आप? बहमनी दौर की मैं बात कर रही हूँ ना, इससे पहले का दौर है। बहमनी सल्तनत को इससे पहले कायम किया गया था। मैं बहमनी सल्तनत को कब कायम किया गया था इसकी बात मैं कर रही हूँ। कायम कब किया गया था इसको, किसी और को पता है?
बहमनी सल्तनत जो है कब कायम की गई? बहमनी सल्तनत जो है अगर हम बात करेंगे इसको 1347 याद रखेंगे आप, 1347 ईस्वी में कायम हुई बहमनी सल्तनत। और तकरीबन अगर हम बात करेंगे 2 बरस तक ये कायम रही। कौन-सी सल्तनत? बहमनी सल्तनत जो है जो कब कायम हुई? 1347 ईस्वी में। और तकरीबन अगर हम बात करेंगे कब तक कायम रही तो 200 बरस तक जो है ये कायम रही। 200 बरस तक। लिख लेंगे आप, ये इम्पोर्टेंट है। पहले आप ये लिख लेंगे, बहमनी सल्तनत का को कब कायम किया गया तो 1347 में, और तकरीबन ये कितने साल तक, कितने बरस तक कायम रही? तो 200 बरस तक ये सल्तनत जो है बहमनी सल्तनत कायम रही। यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ, तो अभी किसी ने किसने बोला? हाँ, संध्या जी ने बोला था 1600 के इर्द-गिर्द जो है इसको कायम किया गया था बहमनी सल्तनत को। तो 1600 की अगर हम बात करेंगे इसके इर्द-गिर्द जो है 1600 से पहले ही, यानी कि अगर हम बात करेंगे वहाँ उस टाइम जो है कुतुब शाही अहद को जो है कायम किया गया था। जो कुतुब शाही सल्तनत थी उसको कायम किया गया था, 1500 कुछ सन था वो। लेकिन ये बहमनी सल्तनत जो है पहली सल्तनत थी, आप याद रखेंगे। बहमनी जो है सल्तनत जो है पहली सल्तनत थी। इसको कायम किया गया था 1347 में, और तकरीबन 200 बरस तक कायम रही बहमनी सल्तनत। इस सल्तनत में 18 सलातीन या के बाद दीगरे तख्त नशीन हुए। इसका क्या मतलब हुआ? इस सल्तनत में 18 सलातीन या के बाद दीगरे, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक, या के बाद दीगरे यानी कि एक के बाद एक तख्त नशीन हुए। इस सल्तनत का बानी कौन था? कोई मुझे बता सकता है? बहमनी सल्तनत का बानी कौन था? हाँ, शाबाश, गुड। हाँ, 18 सलातीन या के बाद दिगरी, यानी कि एक के बाद एक जो है तख्त नशीन हुए बहमनी सल्तनत में। हाँ, इसका जो बानी था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसको आप लिख लेंगे कॉपी पे। बहमनी सल्तनत का बानी, ठीक है, कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो है बहमनी सल्तनत के क्या थे? बानी थे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? हम बहमनी सल्तनत से ही शुरुआत करेंगे। जो बहमनी दौर था, जो बहमनी अहद था, इसी से जो है हम शुरुआत करेंगे। दक्कन में उर्दू का आगाज हुआ था, बहमनी सल्तनत से ही हम शुरुआत करेंगे। पहली सल्तनत जो है बहमनी सल्तनत को ही का हद माना जाता है। इस सल्तनत का बानी जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। और याद रहे कि दक्कनी ने मुकामी जुबानों में मरहटी से सबसे ज्यादा असर कबूल किया है। किस जुबान से? मरहटी जुबान से। लिख लीजिए, दक्कनी ने मुकामी जुबानों में मरहटी से सबसे ज्यादा असर कबूल किया है। इसी जुबान से, यानी कि मरहटी से सबसे ज्यादा असर कबूल किया है दक्कनी ने, ठीक है। इसके बाद लिख लीजिए, हम शुरुआत करते हैं बहमनी दौर की। बहमनी अहद में उर्दू। सबसे पुरानी और पहली सल्तनत जो है बहमनी सल्तनत ही है। जो कब कायम की गई, अब मुझे बताइए, इसका कयाम कब अमल में आया बहमनी सल्तनत का? शाबाश, हाँ, शाबाश, 1347 में। गुड, आप याद रखेंगे इस बात को। हाँ, लिख लीजिए सबसे पहले, ख्वाजा बंदर नवाज गेसू दराज, ख्वाजा बंदर नवाज गेसू दराज।
ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज जो फेरोज शाह बहमनी के जमाने में जो है गुलबर्गा आए थे। ये वही ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज है जो फेरोज शाह बहमनी के जमाने में कहाँ आए थे? तो गुलबर्गा आए थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुलबर्गा आए। ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज जो फेरोज शाह बहमनी के जमाने में कहाँ आए? तो गुलबर्गा आए। ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज हजरत निजामुद्दीन अवलिया के खलीफा और ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के शागिर्द थे। आप लिख लेंगे साथ साथ। ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज हजरत निजामुद्दीन अवलिया, यहाँ पे मैं लिख लूंगी। ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज जो थे हजरत निजामुद्दीन अवलिया के क्या थे? खलीफा थे। और ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग चिराग के क्या थे? ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के शागिर्द थे। कौन? ख्वाजा बंदा नवाज गीसू दराज। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ख्वाजा बंदा नवाज गीसू दराज किसके शागिर्द थे? तो ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के शागिर्द थे। इसके बाद लिख लीजिए जो इनकी तसनीफात है ख्वाजा बंदा नवाज गीसू दराज की। तसानीफ: महराजुल आशिकीन। महराजुल आशिकीन ख्वाजा बंदा नवाज गीसू दराज की तसनीफ का नाम है। इसके बाद जो दूसरी तसनीफ है हिदायत नामा। पहली तसनीफ महराजुल आशिकीन, दूसरी हिदायत नामा, और तीसरी रिसाला बारामासा। रिसाला बारामासा। सभी तसनीफात बहुत अहम है, आप एक एक करके इसको लिखेंगे। ख्वाजा बंदा नवाज गीसू दराज इनकी तसनीफ महराजुल आशिकीन है, हिदायत नामा है, रिसाला बारामासा है, इसके बाद शिकारनामा है, के अलावा तमसील नामा है, और इसके अलावा हिदायत नामा है बच्चे। हिदायत नामा, हिदायत। महराज है, शिकारनामा है, तमसीलनामा है, और कोई मुझे इसके नज्म का नाम बता सकता है? गीसू दराज की जो नज्म है उसका मुझे कोई नाम बता सकता है? जो इनकी नज्म है, नज्म का नाम इम्पोर्टेंट है। उसको पहली नज्म माना जाता है, करार दिया जाता है पहली नज्म उर्दू की। कौन सी है? गुड। चक्की नामा। शाबाश बच्चे। अगर हम बात करेंगे ख्वाजा बंदा नवाज गीसू दराज की जो तसनीफात है हिदायतनामा है, रिसाला बारामासा है, शिकारनामा है, तमसीलनामा है, की इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम चक्की नामा है। इसके अलावा इनकी और एक तसनीफ है जिसका नाम है तलावतुल वजूद। तलावतुल वजूद इनकी और एक तसनीफ का नाम है। और ये महराजुल आशिकीन उर्दू तसनीफ मानी जाती है। बहमनी दौर की तसनीफ महराजुल आशिकीन को माना जाता है, जो कि ख्वाजा दराज की तसनीफ है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ,
اس کے بعد لکھ لیجیے فخر الدین نظامی، اس کی مثنوی کا مجھے نام بتائیے، شاباش۔ فخر الدین نظامی کی مثنوی کا مجھے نام بتائیے، جو کہ بہت ہی اہم ہے، ہمارے سلیبس میں بھی ہے، نام بتائیے، شاباش سب لوگ۔ سب لوگ جواب دیں گے؟ سب لوگ جواب دیں گے؟ سندھیا، صوبیہ، صوفیہ، زیبا، سب لوگ جواب دیجیے۔ فخر الدین نظامی کی جو مثنوی ہے اس کا نام بتائیے۔ باقی لوگ جواب دیجیے۔ صوفیہ، سندھیا جی آپ بتائیے، جلدی سے، اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے، اگر نہیں پتا ہے تو این لکھ دیجیے۔ باقی سب جواب دیجیے، اگر پتا ہے تو۔ کاپی مت کیجیے ایک دوسرے سے، جو پتا ہے وہی بتا دیجیے۔ ہاں تو چلیے لکھ لیجیے۔ فخر الدین نظامی کی جو مثنوی کا نام ہے، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمارے نصاب میں بھی ہے، جس کا نام ہے قدم راؤ پدم راؤ۔ کسی نے اس مثنوی کو پڑھا ہے؟ کسی نے اس مثنوی کو پڑھا ہے؟ سندھیا جی اس کو پڑھ لیجیے، آپ کو ایگزام ہے نا، ان سب چیزوں کو پڑھ لیجیے، آپ روٹین بنا لیجیے، ان کو پڑھ لیجیے، مثنوی، ڈرامہ، جو باقی سب داستان واستان وغیرہ ہے، ڈرامہ ہے، ان سب کو پڑھ لیجیے، یہاں سے کوشچن بنتے ہیں۔ ہاں، فخر الدین نظامی کی جو مثنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ ہے، اس کے بعد میرا جی، میرا جی شمس الاشاق، اس کی تصنیف کو مجھے نام بتائیے۔ شمس الاشاق، جیسے کہ میں نے بولا خواجہ بندر نواز گی سدراز کی جو تصنیفات ہے ان کا مجھے میں نے نام بتایا۔ اس کے بعد فخر الدین نظامی کی جو تصنیف ہے قدم راؤ پدم راؤ، اسی طرح میرا جی شمس الاشاق کی جو تصنیف ہے اس کا مجھے نام بتائیے، شاباش۔ خوش نامہ، خوش نامہ، یہ خوش نامہ جو ہے نظم ہے، ہاں، خوش نغز، نغز بھی ہے، شاباش۔ خوش نامہ ہے، خوش نغز ہے، شاباش۔ اس کے علاوہ باقی تصنیفات نام بتائیے۔ یہ کیا ہے؟ خوش نغز جو ہے کیا ہے؟ نثری تصنیف ہے، نظم ہے، کیا ہے؟ ہاں شاباش، ہم، ہاں مثنوی ہے، شاباش۔ ہاں شہادت ہاں شاباش، حقیق، اس کے علاوہ مغز مرغوب، لکھ لیجیے پہلے۔ خوش نامہ جو ہے 170 اشعار پر مشتمل یہ نظم ہے، 170، 170 اشعار پر یہ نظم جو ہے مشتمل ہے، کون سی نظم؟ خوش نامہ، جس کا وزن ہندوی ہے، اور جس کا وزن کیا ہے؟ ہندوی ہے، اور اس میں خوش نامی ایک نیک سیرت لڑکی کو موضوع سخن بنایا گیا ہے، اور اسی کے نام پر نظم کا نام خوش نامہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ خوش نامی ایک نیک لڑکی، نیک سیرت لڑکی کی کو موضوع سخن بنایا گیا ہے اس نظم میں، اور اسی کے حوالے سے اس نظم کا نام کیا رکھا گیا؟ خوش نامہ رکھا گیا۔ اس کے بعد جو دوسری نظم ہے خوش نغز، خوش نغز جو ہے 72 اشعار اور 9 ابوا پر مشتمل نظم ہے، 72، ہاں 72 اشعار اور 9 ابوا پر یہ نظم جو ہے مشتمل ہے۔ اور ہر باب کا پہلا مصرع جو ہے
खुश पूछी पूछी या खुश कही के अल्फाज से शुरू होता है। खुशनगज़ जो है 72 अशआर और 9 अबवाब पर मुश्तमिल नज़्म है और हर बाब का पहला मिसरा जो है किन अल्फाजों से शुरू होता है? खुश पूछी या खुश कही के अल्फाज से शुरू होता है। खुश पूछी, खुश पूछी या खुशी। खुश पूछी या खुश कही के अल्फाज से शुरू होता है हर बाब का पहला मिसरा खुश नग्ज़ का। यहाँ तक सभी को क्लियर है? हुँ। इसके बाद जो नेक्स्ट इनकी तसनीफ़ का नाम है, क्या है? हाँ, हम रिपीट करेंगे, कहाँ पे बच्चे? हम तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इनकी जो नज़्म है, जो तसनीफ़ात है, पहले से ही हाँ, ये 170 अशआर पर मुश्तमिल नज़्म और जिसमें खुशनामी एक को बनाया जाता है और इसी के नाम नज़्म का नाम क्या रखा जाता है? तो खुश है। उसके बाद हाँ, हर बाब का पहला मिसरा खुश पूछी या खुश कही के अल्फाज से शुरू होता है, खुश नग़्ज़ में, ठीक अब क्लियर है? अब मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? हर बाब का पहला मिसरा खुशपूशी या खुश कही के अल्फाज से शुरू होता है। किस-किस को मेरी वॉइस नहीं आ रही है? बता दीजिए शाबाश। वॉइस क्लियर नहीं है? अब क्लियर है बताइए? वॉइस क्लियर है अब? हाँ, तो चलिए। इसके बाद जो नेक्स्ट तसनीफ़ है इनकी जिसका नाम है अभी किसी ने बोला था हाँ, मोहम्मद यासीन रिज़वी ने ही बोला था। शहादत शाबाश। शहादतुल हक़ीक़ हक़ीक़ जो है ये मीरा जी की एक तवील नज़्म है, यानी कि लंबी यानी कि तवील का क्या मतलब होता है? बहुत बड़ी लंबी नज़्म है, लंबी, तवील। 65 अशआर पर मुश्तमिल नज़्म है। ये सबसे तवील नज़्म है मीरा की। शहादतुल हक़ीक़ मीरा जी की नाम है। गूब ये क्या है? गूब जो है ये मुख्तसर नज़्म है, जो 8, 23 मग़ज़ मरगूब ये मुख्तसर नज़्म है। शहादतुल हक़ीक़ जो है तवील नज़्म है। मग़ज़ मरगूब मुख्तसर नज़्म है, जो 8 अबवाब और 23 8 अबवाब और 23 अशआर। तवील नज़्म में कितने अशआर जो शहादतुल हक़ीक़ जो तसनीफ़ है, जो नज़्म है मिराजी की जो तवील नज़्म है, कितने अशआर पर मुश्तमिल है तो 563 अगर हम बात करेंगे मग़ज़ मरगूब जो मुख्तसर नज़्म है मिराजी की, इसके अंदर कितने अशआर है तो 23 अशआर है और 8 अबवाब है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? शाबाश!
यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ, लिख लीजिए, पहले से ही लिख लीजिए, मैं पहले से ही फिर से बताऊँगी। सब लोग नज़र रखेंगे, जिसको कहीं पे छूट गया है वो भी लिखिएगा, ठीक है? हाँ, हम सबसे पहले बात करेंगे, हमने बात की है मिराजी शमशुल उशा की। इनकी जो पहली नज़्म है जिसका नाम है खुशनामा। ये 170 अशआर पर मुश्तमिल नज़्म है, जिसका वज़न हिंदवी है और जिसमें खुशनामी एक नेक सीरत लड़की को मौजू सखन बनाया जाता है और इसी के नाम से इसी पर इस नज़्म का नाम खुशनामा रखा जाता है। इसके बाद जो इनकी दूसरी नज़्म है खुशनग़ज़, जो 72 अशआर और 9 अबवाब पर मुश्तमिल नज़्म है और हर बाब का पहला मिसरा खुशपूशी या खुशकही के अल्फाज से शुरू होता है। इसके बाद जो इनकी तीसरी नज़्म है शहादतुल हक़ीक़, ये मीरा जी की एक तवील नज़्म है, जो 563 अशआर पर मुश्तमिल है। इसके बाद जो इनकी चौथी नज़्म है मग़ज़ मरगूब, ये मुख्तसर नज़्म है, जो 8 अबवाब और 23 अशआर पर मुश्तमिल है। अब क्लियर है? हाँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो इनकी नस्री तसनीफ़ है ना, मिराज़ी शम्सुल उशा की जो नस्री तसनीफ़ है, इनको लिख लीजिए। नस्री तसानी, इनको लिख लीजिए। मरगूबुल कुलूब, मरगूबुल कुलूब, उसके बाद दूसरी जो है जल तिरंग, जल तिरंग और इसके बाद गुलबास। ये तीनों क्या है? नस्री तसनीफात है मीराजी शमशुल उशाक की। मरगूबुल कुलूब, जल तिरंग और गुलबास। यहाँ तक सभी ने लिख लिया? अगर किसी को फिर से कंफ्यूजन है, कहीं पे लिखना बाकी है तो बताइए, मैं फिर से रिपीट करूंगी। शाबाश, बताइए। सभी ने लिख लिया? सभी को क्लियर है? बहमनी दौर के अंदर अभी तक हमने किस किस को पढ़ा है? बताइए जल्दी से। कल को आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा किस दौर में मौजूद है? आपको नाम दिया गया होगा और फिर पहचानना होगा बहमनी दौर के अंदर कौन था, कुतुब शाही दौर के अंदर कौन था, आदिल शाही दौर के अंदर कौन था। मुझे बताइए, बहमनी दौर के अंदर बहमनी जो अहद था, बहमनी जो सल्तनत थी, इसके अंदर हमने किस किस को अभी तक पढ़ा है? सब लोग जवाब देंगे। हाँ, ख्वाजा बंदर नवाज गीसू दराज को की तसनीफात को पढ़ा है हमने। इसके बाद फखरुद्दीन निजामी को पढ़ा है, इसकी तसनीफ जो फखरुद्दीन कदमरा पदमरा है। इसके अलावा मिराजी शमशुल उशाक, ये तीनों किसके अंदर आते हैं? बहमनी दौर के अंदर, बहमनी सल्तनत के अंदर आते हैं। इसके बाद और भी हमें पढ़ना है, जैसे अशरफ बयाबानी, ये भी इसी हद के अंदर आते हैं। अशरफ बयाबानी, ये भी बहमनी सल्तनत के अंदर ही आते हैं। हाँ, शाबाश। अशरफ बयाबानी जो है, इनकी जो तसनीफ का नाम है लाजिमुल मुब्तदा, मुब्तदी, सॉरी, लाजिमुल मुब्तदी जो है इनकी तसनीफ का नाम है। इसके अंदर अगर आप बात करेंगे कितने अशार है, 198 अशार पर ये मुश्तमिल तवील नज़्म है। ये भी तवील नज़्म है, लेकिन किसकी है? अशरफ बयाबानी की है। इससे पहले हमने देखी है तवील नज़्म शहादतुल हकीक, जो कि मिराजी की थी। उसमें कितने अशार थे? 563। लेकिन ये लाजिमुल मुब्तदी जो नज़्म है, तवील नज़्म है, 198 अशार पर मुश्तमिल है, जिसे 36 उन्वानात के तहत तकसीम किया गया है। जिसे 36 सॉरी उन्वानात के तहत तकसीम किया गया है। इस नज़्म में औरत और मर्द दोनों के लिए इन मसाइल को बयान किया गया है, जिनकी ज़रूरत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम तौर पर पड़ती है। इसको लिख लीजिए आगे, मैं फिर से रिपीट करूंगी। हमने इससे पहले ख्वाजा बंदर नवाज गीसू दराज को पढ़ा है, फखरुद्दीन निजामी को पढ़ा है, मीराजी शमशुल शाह को पढ़ा है और चौथे नंबर पर अशरफ बयाबनी आते हैं। इनको आप लिखेंगे। इनकी जो तसनीफ है लाजिमुल मुब्तदी है, जो कि कितने अशार पर मुश्तमिल तवील नज़्म है, तो 198 अशार पर ये मुश्तमिल एक तवील नज़्म है।
जिसे 36 عنوانات کے تحت تقسیم کیا گیا ہے۔ اس نظم میں عورت اور مرد دونوں کے لیے ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے جن کی ضرورت روزمرہ کی زندگی میں عام طور پر پڑتی ہے۔ سبھی نے لکھ لیا؟ تن کو آج ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ کل کی کلاس میں ہم عادل شاہی دور میں اردو جو پڑھیں گے، عادل شاہی سلطنت کو پڑھیں گے۔ یہاں تک سبھی نے لکھ لیا؟ مبتدی جو ہے اشرف بیابانی کی ایک طویل نظم ہے جو کتنے اشعار پر مشتمل ہے، تو 198 اشعار مشتمل ہے، جسے 36 عنوانات کے تحت تقسیم کیا گیا ہے۔ اس نظم اور مرد دونوں کے لیے ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے جن کی ضرورت روزمرہ کی زندگی میں عام طور پر پڑتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری تصنیف ہے ان کی واحد باری۔ ہاں، نوسرہار بھی ہے، شباش۔ نوسرہار بھی جو ہے اشرف بیابانی کی تصنیف ہے۔ شب جو ہے اس کو لکھ لیجئے۔ واحد باری عربی، فارسی، اردو کی ایک منظوم لغت ہے جو خالق باری کی روایت سے تعلق رکھتی ہے۔ واحد فارسی اردو کی ایک منظوم لغت ہے جو امیر خسرو باری کی روایت سے تعلق رکھتی ہے۔ مجھے بتائیے، ایگزام میں کوشچن پوچھا جا چکا ہے اور یہاں پہ سبھی کو کنفیوژن ہوتا ہے۔ خالق باری کس نے لکھی ہے؟ یہ شباش، خالق باری واحد کے اشرف بیابانی کی تصنیف ہے۔ مجھے بتائیے خالق ہے کس کی تصنیف ہے؟ اس کے مصنف کون ہے؟ پوچھا گیا ہے۔ شباش، ابھی ابھی میں نے بولا ہے۔ بتائیے جلدی سے، ابھی تو میں نے ہوگا آپ نے۔ ہاں بتائیے، شباش، ابھی تو میں نے لکھا ہے نا۔ واحد باری عربی، فارسی، اردو کی ایک منظوم لغت ہے جو امیر خسرو کی منظوم لغت خالق باری، امیر خسرو اس کے مصنف ہے خالق باری کی۔ یہ تصنیف جو ہے امیر خسرو کی ہے، خالق باری۔ آپ سمجھ میں آیا؟ ہاں لکھ لیجیے۔ واحد باری جو ہے عربی، فارسی، اردو کی ایک منظوم لغت ہے جو امیر خسرو کی منظوم لغت خالق باری کی روایت سے تعلق رکھتی ہے۔ واحد باری کس سے تعلق رکھتی ہے؟ امیر خسرو کی ہاں منظوم لغت، یعنی کہ جس کا نام خالق باری ہے، اسی سے تعلق رکھتی ہے واحد باری۔ آواز نہیں آ رہی ہے آپ سب کو میری؟ آواز نہیں آ رہی ہے، آواز کم آ رہی ہے۔ شباش، بتائیے۔ ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے، ایک سیکنڈ۔ اب ٹھیک ہے؟ ہاں تو لکھ لیجیے، پھر سے میں ریپیٹ کروں گی اس کو۔ واحد باری جو ہے عربی، فارسی، اردو کی ایک منظوم لغت ہے جو امیر خسرو کی منظوم لغت خالق باری کی روایت سے تعلق رکھتی ہے۔ اب بتائیے مجھے خالق باری جو ہے اس کے مصنف کا نام مجھے بتائیے، خالق باری۔ جلدی سے۔ ہاں امیر خسرو۔ اور مجھے بتائیے واحد باری کے مصنف کا نام مجھے بتائیے، واحد باری۔
हाँ, अशरफ बयाबानी। इसके बाद लिख लीजिए नौसरहार। नौसरहार, ये क्या है? मसनवी की हैत में, ये मरसिया है। हैत में है, मसनवी की हैत में है। नहीं, वाक़या करबला और शहादत इमाम हुसैन को मौजूद जो है, ये क्या है? मरसिया है। किस हैत में, मसनवी की हैत में लिखी गई? करबला और शहादत इमाम हुसैन को मौजूद। इसको उर्दू की पहली मरसिया जो है, उर्दू की पहली मरसिया नौसरहार अशरफ बयाबानी की, जो कि कहीं 1503 में। ये भी आप याद रखेंगे। सभी ने लिख लिया? यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए, कोई बात नहीं, शाबाश। हाँ, मैं रिपीट करती हूँ। हाँ, तो चलिए मैं फिर से रिपीट करती हूँ। अशरफ बयाबानी जो है, इनकी जो तसनीफ का नाम है लाजिमुल मुब्तदी, जो कि 198 अशार पर मुश्तमिल एक तवील नज़्म है, जिसे 36 उन्वानात के तहत तकसीम किया गया है। इस नज़्म में औरत और मर्द दोनों के लिए इन मसाइल को बयान किया गया है जिनकी ज़रूरत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम तौर पर पड़ती है। इसके बाद जो दूसरी तसनीफ है इनकी, किनकी? अशरफ बयाबानी की, वाहिद बारी। अरबी, फारसी, उर्दू की एक मंजूम लुगत है वाहिद बारी, जो अमीर खुसरो की मंजूम लुगत खालिक बारी की रिवायत से ताल्लुक रखती है। इसके बाद जो तीसरी तसनीफ है इनकी, नौसरहार, जो कि 1503 ईस्वी में लिखी गई है, जो कि मसनवी की हयात में मरसिया है। ये मरसिया है नौसरहार, जो कि मसनवी की हयात में लिखी गई है। कब? 1503 ईस्वी में। इसमें अशरफ बयाबानी ने वाकया करबला और शहादत इमाम हुसैन को मौजू सखन बनाया है। अब बताइए, क्लियर है सभी को? सब लोग बताइए, सभी को क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट तसनीफ है वो लिख लीजिए। हाँ, लिख लीजिए। जो अशरफ बयाबानी की तसनीफ है, एक तो लाज़िम मुब्तदी है, वाहिद बारी है, नौसरहार है। इसके अलावा लिखिए किस्सा किस्सा आखिरुज़्ज़मा। किस्सा आखिरुज़्ज़मा जो है, ये भी इनकी तसनीफ का नाम है, अशरफ बयाबानी की। और नीचे लिख लीजिए, जमील जालबी के मुताबिक बाज़ तज़किरों में इस तसनीफ का भी ज़िक्र है। किस तसनीफ का? किस्सा आखिरुज़्ज़मान का ज़िक्र है किसमें? तज़किरों में। जमील जालबी के मुताबिक, ये बात जो है जमील जालबी ने बताई है। बाज़ तज़किरों में इस तसनीफ का भी ज़िक्र है, यानी कि किस्सा आखिरुज़्ज़मान, आखिरुल ज़मान। इसके बाद लिख लीजिए, बहमनी दौर के दीगर शुअरा में कौन-कौन आता है? अभी तक हमने किस-किस को पढ़ा है बहमनी दौर के अंदर? बहमनी दौर के अंदर हमने किन-किन शुअरा को पढ़ा है? सब लोग सीक्वेंस के साथ मुझे बताइए, एक ही मैसेज में। एक तो आपको बताया जाएगा इसका जो सन है, बहमनी दौर का को कब कयाम इसका अमल में आया, इसका खात्मा कब किया गया, इसमें जो शुअरा थे कौन-कौन थे, उनकी जो तसनीफ़ात थी कौन-कौन थी, यही आपको पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बताया जाता है कि कौन-सा शुअरा किस सल्तनत के अंदर आता है। जैसे कि हमने बात की है ख्वाजा बंदा नवाज गीसू दराज की, या फखरुद्दीन निज़ामी की, मीराजी शमशुल शाह की, अशरफ बयाबानी की,
یہ سبھی جو ہے کس میں آتے ہیں؟ بہمنی سلطنت کے اندر آتے ہیں۔ خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز، فخر الدین نظامی، میراجی شمس الحق، اشرف بیابانی، سبھی کس میں آتے ہیں؟ بہمنی سلطنت کے اندر آتے ہیں۔ شاباش، ان کی تصنیفات بھی آپ یاد رکھیں گے اور بہمنی سلطنت کا قیام بھی آپ یاد میں رکھیں گے۔ اب بتائیے مجھے بہمنی سلطنت کو کب قائم کیا گیا تھا؟ اس کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ اب نہیں بولو گے 1600 کے آس پاس؟ کسی نے بولا تھا نا 1600 کے آس پاس۔ یہ پہلی سلطنت ہے، بہمنی سلطنت پہلی سلطنت ہے۔ ہاں، شاباش، یاد رکھیں گے آپ۔ یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ اب لکھ لیجئے نیچے، بہمنی دور کے دیگر شعراء میں قطب الدین، ایک سیکنڈ میں یہاں پہ لکھتی ہوں، ان چاروں کے علاوہ بھی اور کس کا نام آتا ہے بہمنی سلطنت کے اندر؟ لکھ لیجئے۔ یہی چار تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن ان کا بھی آپ کو یاد نام ہونا چاہیے جو میں لکھاؤں گی ابھی۔ جو دیگر شعراء ہے بہمنی دور کے اندر، جیسے کہ قطب الدین فیروز، قطب الدین فیروز، جن کی جو تصنیف ہے جس کا نام ہے پرت نامہ، امپورٹنٹ ہے۔ خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز، فخر الدین نظامی، میراجی شمس الاشاق، اشرف بیابانی، ان کے علاوہ جو ہے بہمنی دور کے اندر جو شعراء آتے ہیں، قطب الدین فیروز ان کا نام ہے، جن کی جو تصنیف کا نام ہے پرت نامہ ہے۔ اس کے علاوہ کون آتا ہے؟ مشتاق، اور ان کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ ہم آگے اس کو پڑھیں گے اگر کسی، اور ان کے علاوہ لطفی، ان تینوں کا نام جو ہے بہمنی دور کے اندر آتا ہے۔ پھر سے میں ریپیٹ کروں گی، فخر الدین نظامی، آز گیسو دراز، میراجی شمس الاشاق، اشرف بیابانی، مشتاق اور لطفی، ان شعراء کا نام بہمنی دور کے اندر یہ شعراء آتے ہیں۔ اب کلیئر ہے؟ یہی سے اکثر کوشچن پوچھا جاتا ہے، بہمنی دور کے اندر کون سا شعرا، مطلب کن جو شعرا کا نام آتا ہے؟ جیسے آپ کو کوشچن میں پوچھا گیا ہوگا، بہت سارے شعرا کا نام دیا گیا ہوگا جو قطب شاہی دور کے اندر بھی ہوں گے، جو عادل شاہی سلطنت کے اندر بھی ہوں گے، جو بہمنی دور کے اندر بھی ہوگی۔ آپ کو پہچانا ہوگا بہمنی دور کے اندر کون سے شعرا موجود ہے، یا قطب شاہی دور کے اندر کون سے شعرا موجود ہے، اس کے علاوہ عادل شاہی دور میں آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ جس کے یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا، میں پھر سے ایک بار بولوں گی، خواجہ بندر نواز، گیسو دراز، فخر الدین نظامی، میراجی شمس الاشاق، اشرف بیابانی، قطب الدین فیروز، مشتاق اور لطفی، یہ سبھی جو ہے بہمنی دور کے شعراء ہے۔ اب سبھی کو کلیئر ہے؟ شاباش، مجھے بتائیے سبھی کو کلیئر ہے؟ ان کی تصنیفات بھی آپ یاد پوچھوں گی، اور جو سیٹرڈے کے دن آپ کا ایگزام لیا جائے گا، یہاں پر جو ہے بہمنی سلطنت جو ہم نے پڑھا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے، اور کل کے کلاس میں ہم پڑھیں گے عادل شاہی دور، جو عادل شاہی سلطنت ہے کل کے کلاس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کل کی کلاس میں میرے خیال سے کل وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا عادل شاہی سلطنت، میرے خیال سے 2 دن لگیں گے اس میں، وہ بڑا دور ہے ان میں سے، ان تینوں میں سے۔ اس کے بعد جو قطب شاہی عہد ہے اس کو ہم 1 دن میں کور کر لیں گے۔ سب سے بڑا دور جو سلطنت ہے، سب سے بڑا بڑا جو دور ہے ان میں، وہ ہے عادل شاہی دور۔ ابھی اس کو 3 دن لگیں گے اس ٹاپک کو، عادل شاہی دور کو 2 دن لگیں گے، اور قطب شاہی دور کو 1 دن لگے گا، 3 دن ابھی لگیں گے فرائیڈے تک، سیٹرڈے تک میں میرے خیال سے، ہاں سیٹرڈے کے دن تک جو ہے ہم اس کو کور کر لیں گے۔ اس کے بعد جو نیا ٹاپک ہے وہ پڑھیں گے ہم سنڈے کے دن۔ اب مجھے بتائیے یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ بہمنی دور کے اندر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اردو کا آغاز جو ہے دکن سے ہی ہوتا ہے، پہلے جو ہے بہمنی دور ہی بہمنی سلطنت جو ہے آتی ہے، اس کے بعد عادل شاہی، اور اس کے بعد قطب شاہی۔ اس کو ہم مثنوی، جب ہم مثنوی پڑھیں گے
वहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको यहाँ पे क्लियर है तो वहाँ पे आपको आसान हो जाएगा फिर। वहाँ पे भी हम उसको फिर रिपीट करेंगे, जब हम मसनवी को पढ़ेंगे, वहाँ पे भी हम इसको रिपीट करेंगे। अब बताइए किसी को कोई कन्फ्यूजन है? यहाँ तक बहमनी सल्तनत के अंदर किसी को कोई कन्फ्यूजन है? मैं कल पूछूँगी इसके अंदर कौन-कौन सा शुअरा है, बहमनी दौर के अंदर, इसका कयाम कब अमल में आया? या इनकी जो तसनीफ़ात है, शुअरा की तसनीफ़ात है, कौन-कौन है? नज़्म है या त नस्री तसनीफ़ात है? कौन-सी तसनीफ़ कब लिखी गई, जो मैंने बोला, वो मैं सब पूछूँगी कल। उसके बाद मैं पढ़ाऊँगी आदिल शाही सल्तनत। हाँ, बताइए किसी को कोई कोई कन्फ्यूजन है? फिर क्लास को हम रखते हैं। अरीबा ने क्लास ज्वाइन किया था। मैं 1-2 मिनट के लिए देती हूँ। अगर किसी को कन्फ्यूजन है, कहीं भी लिखना बाकी है, कहीं पे अगर लिखना बाकी है, तो मैं फिर से रिपीट करूँगी, बताइए। और जो मैं कल पढ़ाया था लिसानियत के मुतालिक जो अक़वाल थे या तसनीफ़ात है, या जो मैंने कल पढ़ाया था, या उर्दू की इब्दा के बारे में जो मुख्तलिफ़ ख़यालात थे, वो आप सभी लोग जो है उसको रिपीट करेंगे। आज आपको गड़बड़ हुई थी ना, कुछ लोग, जैसे मैंने बोला था उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई थी। किसी ने बोला था ये अक़वाल जो है, कौल जो है मुहिद्दीन कादरी ज़ोर का है। इतने अच्छे क्वेश्चन्स, इतने सिंपल क्वेश्चन्स आप भूल जाएँगे तो फिर क्या बात है। अभी तो हमने 1 यूनिट भी कंप्लीट नहीं किया है, आपको 10 यूनिट्स पढ़ने हैं। अब आगे से नहीं करोगी ना ऐसी गलती? तो चलिए फिर हम क्लास को रखते हैं। हाँ, तो चलिए हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।